हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट वीडियो में अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में समझा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। अब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करना है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरीके से डिनोट करोगे, उसके लिए इस तरीके से एक प्लेन बनाएंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये जो x एक्सिस होता है इसके ऊपर लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो y एक्सिस होता है इसके ऊपर लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z लिखते हैं, और y एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखते हैं। अब मेरे को यह बताओ यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट देखोगे तो कितना है 5, तो रियल पार्ट ऑफ z तो इधर लिखोगे ना, ये 0,0 ओरिजिन पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे क्या होगा देखो इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, तो 1 2 3, ये 3 इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कौन सा है 5,3 हो गया। ठीक है ना, पॉइंट कौन सा हो गया 5,3 हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ 5 प्लस 3 आयोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 5 प्लस 3 आयोटा, ध्यान रह जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट होता, ये कोई पॉइंट होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं -3, नेगेटिव होते हैं ना, और वाई के कितने होते हैं मान लो 5 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये -3 प्लस 5 आयोटा, -3 प्लस 5 आयोटा। मान लो एक कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब समझ गए ना, जो अपन पढ़ते आए हैं 10th क्लास तक जिसमें ग्राफ बनाते थे, वहां पे तो -3,5 क्या होता था, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे। ठीक है ना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे, तो वो -3,5 होता था, ऐसे 5,3 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। जैसे -3,5 क्या बोल रहा है, बोले ये क्या है, ये -3 प्लस 5 आयोटा है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट 5 है। ये क्या बता रहा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो कोई नंबर है -5 -3, इसका मतलब क्या हुआ, ये -5 -3 आयोटा है। क्यों, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है जिसका रियल पार्ट -5 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो -5 -3 आयोटा। और इस तरीके से और भी कोऑर्डिनेट तुम लोग निकाल सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में। कार्टेशियन प्लेन में तो क्या होता था, जैसे 2,3 दर्शाना है तो ये 2,3 है, 2,3 जो क्या बताता, ये क्या बताता था, एक पॉइंट के पोजीशन को बताता था, एक पॉइंट के पोजीशन को बताता था। लेकिन अगर मान लो ये कार्टेशियन प्लेन ना होके आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन का मतलब समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तब क्या होगा, तब ये किसको बताएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जैसे 2 प्लस 3 आयोटा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से आर्गन प्लेन का मतलब तुम लोगों को कल मैंने समझा दिया था। अब इससे आगे बात करते हैं, देखो समझना, इधर ध्यान दो। जैसे मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, ये जो x एक्सिस है इस पे क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z लिखते हैं, इस पे क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z लिखते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो x एक्सिस होता है ना, इसको यहाँ पे बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक अक्ष। ठीक है, और ये जो y एक्सिस होता है ना, y एक्सिस, इसको यहाँ बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष बोलते हैं। और इस पे क्या लिखते हैं, इस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, तो तुम लोग बता दो यार इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या होगा, a हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा बेटा ये b। आ रही है बात समझ में। रियल पार्ट ऑफ z तो क्या हो गया, a हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, b हो गया। मान लें अगर ये दोनों पॉजिटिव है, a और b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो a, b यहाँ होगा। आ रही है बात समझ में। a और b अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो a, b यहाँ होगा। यहाँ होने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मान लो a की वैल्यू नेगेटिव होती, a की वैल्यू नेगेटिव होती मतलब रियल पार्ट नेगेटिव होता, और b की वैल्यू पॉजिटिव होती, तब ये कहाँ होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता, इस साइड में होता ना। तब किस साइड में होता, देखो जैसे मान लो ये होता तो ये यहाँ होता। आ रही है बात समझ में। मान लो दोनों नेगेटिव होते,
ए भी नेगेटिव होता और बी भी नेगेटिव होता, तो ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता? थर्ड क्वाड्रेंट होता। और मान लो ए तो पॉजिटिव होता लेकिन बी नेगेटिव होता, तब कौन सा क्वाड्रेंट होता? फोर्थ क्वाड्रेंट होता, फोर्थ क्वाड्रेंट होता। समझ गए ना? क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है पी जो किसको दर्शा रहा है? ए कोमा बी को। ए कोमा बी का मतलब क्या हो गया यहाँ? ए प्लस से आयोटा बी। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्लेन है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो ए कोमा बी किसको बताएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएगा, और यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? ए प्लस से आयोटा बी है। एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना? थोड़ा सा डिटेल में चलते हुए समझाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आगे जब अपन इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अभी चाहता तो डायरेक्टली तुम्हारे को फॉर्मूले वगैरह भी लिखवा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना? एक एक बात को ढंग से समझा रहा हूँ। बस डिपेंड करता है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग कितना समझना चाहते हो। यह समझ लेना, ठीक है, 30-40% भी अगर तुम लोगों को अभी समझ में आ गया ना, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम लोगों को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये भी धीरे धीरे 100% पे पहुंच जाएगा, लेकिन अभी कम से कम 30-40% तो समझ में आना चाहिए ना तुम लोगों को। और उसके लिए क्या करना है यार, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। तो देखो ये ए कोमा बी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ये ए कोमा बी है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, तो अपन जानते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ए, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। जैसे मान लो 2,3 2,3 का मतलब क्या होता था? x के ऊपर 2 और y के ऊपर 1 2 3, ठीक है ना? तभी तो क्या होता था, ये 2 होती थी और ये कितनी डिस्टेंस होती थी? 3। वैसे क्या होगा, ये a डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? b डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? b डिस्टेंस होगी। आगे बात समझ में? और अगर ये b है तो ये भी कितनी होगी बेटा? b हो जाएगी। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये a डिस्टेंस है और ये b डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, O को P से मिला दिया, O को P से मिला दिया, ठीक है। तो O को P से मिलाने पर ये जो लेंथ आई OP, ये जो लेंथ आई OP, इसको डिनोट करते हैं R से। इसको किससे डिनोट करते हैं? R से। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये R पता है किसके बराबर होता है? मॉड्यूलस ऑफ Z के बराबर होता है। अभी समझा रहा हूं इसको, ठीक है। तो ये जो OP डिस्टेंस आती है ना, OP डिस्टेंस आती है वो किसके बराबर आती है? मॉड्यूलस ऑफ Z के बराबर आती है, मॉड्यूलस ऑफ Z के। देखो अभी निकालते हैं, दो तरीके हैं इसको OP डिस्टेंस को निकालने के। एक तो तुम लोगों ने लास्ट ईयर एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, वो क्या होता था? डिस्टेंस फॉर्मूला होता था। दूसरा ऐसे नहीं तो देखो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल बना O, इस पॉइंट को मान लूं A, तो OAP, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? OAP। तो ध्यान दो इधर, इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP के अंदर अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा? आर स्क्वायर, इस OP को क्या मान रखा है? R मान रखा है, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? तुम लोगों ने पढ़ा था मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? फॉर्मूला लिखवाया था एक्सरसाइज 5.1 में। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आ गया? ये तो मॉड्यूलस ऑफ z ही तो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? r किसके इक्वल आया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और इसका मतलब ये क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ z हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं इसको? मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखते थे इसको। वो किसके इक्वल है? r के इक्वल है। और r का मतलब क्या है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रही है मेरी बात समझ में? मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल आ गया? r के इक्वल। और r इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और r की वैल्यू कैसी होगी? r की वैल्यू पॉजिटिव होगी। r की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। r इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? r की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। r की वैल्यू पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा?
बेटा लेंथ ही तो है, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आर है वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड है। मॉड्यूलस ऑफ जेड नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव इसलिए नहीं क्योंकि ये क्या है कि डिस्टेंस है, और मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये देखो अपन ने किससे निकाला, ये एक तरह से ज्योमेट्री से निकाला ना अपन ने, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन ने क्या निकाल लिया, मॉड्यूलस ऑफ जेड निकाल लिया अपन ने। मॉड्यूलस ऑफ जेड का वास्तविक मतलब समझ लिया, ठीक है ना। इसका एक्चुअल मीनिंग समझा अपन ने कि वास्तव में एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। एक्चुअल मीनिंग क्या होती है कि मान लो ये कोई पॉइंट है पी, ए कोमा बी, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है ए प्लस आयोटा बी को, ए प्लस आयोटा बी को। तो अपन ने क्या किया, ओरिजिन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस निकाली, ओरिजिन से इस पी की डिस्टेंस निकाली। वो कितनी आई, वो आई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसी टाइम अपने माइंड में एक बात आई कि यार रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, ये डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ जेड के इक्वल होती है। ये जो लाइन है ना, ये जो ओपी है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। एक तरह से आर का मतलब रेडियस ले सकते हो। रेडियस क्यों, क्योंकि ए कोमा बी क्या करेगा, वेरी करता जाएगा, इस तरीके से घूमेगा। मान लो इसको मैं घुमाऊं तो एक तरह से रेडियस सी नहीं बन जाएगी क्या, आ रही बात समझ में, रेडियस सर्कल की रेडियस हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को रटने की भी जरूरत नहीं है, केवल और केवल तुम लोगों को समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन ने क्या समझी कि मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड का साइन है वो किसके इक्वल होता है, आर, और आर का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वास्तव में वो क्या होता है, ये जो ओपी डिस्टेंस है वो ही क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। क्लियर है ये बात। दूसरी बात समझो, ये जो ओपी लाइन है, ये जो ओपी लाइन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ, कौन सी एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्स है और ये नेगेटिव वाई एक्स है, ठीक है। क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं ना वाई की, इधर क्या रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू वाई की, इधर पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, और इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू x की रखते हैं। क्लियर है ये बातें। तो ये जो ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाए रही, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो थीटा होता है ना, ये जो एंगल होता है, कौन सा एंगल, ये जो ओपी लाइन होती है। ओपी लाइन कौन सी, पी पॉइंट का मतलब समझ गए, जो ए प्लस आयोटा बी को डिनोट करता है। तो ये जो ओपी लाइन होती है ये क्या करेगी, इस एक्स एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। मतलब ये जो एंगल होता है, ये एंगल समझ के, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कौन, जेड। इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ए आर जी ऑफ जेड, ठीक है ना। किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए आर जी ऑफ जेड। हिंदी में बोलते हैं इसको जेड का कोणांक। क्या बोलते हैं इसको, जेड का कोणांक। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है एक एंगल। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, एक एंगल। कौन सा एंगल, ये जो पॉजिटिव एक्स अक्ष है इसके साथ में ये जो ओपी लाइन एंगल बनाएगी उसी को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। मान लो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, मतलब ए और बी अगर मान लो इस यहां होते तो कुछ इस तरीके से बनती है लाइन। तो फिर कौन सा एंगल लेते, ये वाला एंगल लेते। ये ध्यान रखना, कहां से एंगल, कहां से लेना है तुम्हारे को, एक्स एक्सिस से ही लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे तो 90 डिग्री से ज्यादा होता ना ये, यहाँ पे 90, क्योंकि 90 तो यही हो गया, इतना सही हो गया 90, और ये 90 से बीच क्या होता, ज्यादा होता, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, वो 90 डिग्री से कम होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये जो एंगल होता है इसी को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किस तरीके से निकालते हैं वो अपन देखेंगे। तो एक बार इसके लिए पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का कोणांक। तो समझते हैं, देखो सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ध्यान दो, ये वही वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कोई पॉइंट है
ए कोमा बी, जो किसको डिनोट कर रहा है, ए प्लस आयोटा बी को डिनोट कर रहा है, और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है। अभी ये पॉइंट ओ है, ओ का मतलब 0,0 ओरिजिन पॉइंट, ओ को अगर पी से मिलाएं तो ये जो लाइन आती है वो क्या है, आर है, और आर का मतलब वास्तव में क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा था ये क्या आती है, ओपी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आर हो गया, और आर का मतलब क्या हो गया, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड हो गया। अब देखो ये जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन है, ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये लाइन, ठीक है ना, ये एक्स, तो ये जो लाइन है इसके साथ में ये कुछ एंगल बनाएगी, उस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ। और ये जो थीटा होता है ना, ये जो एंगल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वास्तव में आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या का कोणांक बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मापांक पढ़ा, मापांक का मतलब होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड तो क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो ये लाइन, और ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाती है, ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सम्मिश्र संख्या का कोणांक बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे देखो ये जो थीटा है इसी को क्या बोलते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए आर जी ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद में देखो ये जो डिस्टेंस आती है ये कितनी आती है, बी, ये पता है तुम लोगों को, और ये जो डिस्टेंस आती है ये कितनी आती है, ए आती है। क्लियर है ये बातें। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालें कि ए और बी से रिलेटेड हो, थीटा की वैल्यू निकालनी है जो किससे रिलेटेड हो, ए और बी से रिलेटेड हो। तो देखो इन ट्रायंगल ओ, ये पॉइंट ए, तो ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी। मैं एक बात लिख रहा हूं देखो कि टेन थीटा इज इक्वल टू होगा बी अपॉन ए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन ए हो गया, और यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनना, टेन थीटा अगर बी अपॉन ए के इक्वल हो, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए हो, तो अपने को तो क्या चाहिए, थीटा चाहिए। क्यों, क्योंकि थीटा ही क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। अपने को तो कोणांक निकालना है ना। थोड़ी देर पहले मॉड्यूलस ऑफ जेड निकाल लिया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा का मतलब ये कोणांक निकालना है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। तो अब ये जो थीटा कैसे निकाले उसके ऊपर ध्यान दो। देखो तो टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए है, तो देखो नेक्स्ट ईयर बेटा तुम लोगों के पास में एक चैप्टर आएगा, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आएगा, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए देखो थोड़ा बता रहा हूं कि अगर मान लो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो, एक्स हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, एक्स हो, तो इसका वास्तव में मतलब होता है, अगर मान लो तुम्हारे को थीटा निकालना है तो वास्तव में थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखना ये पावर नहीं है, एक साइन होता है जो किसको बता रहा है, साइन का मतलब चिन्ह होता है जो किसको बता रहा है, एक इनवर्स फंक्शन को बता रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी अभी सिखाऊंगा तुम लोगों को। वैसे आता है तुम लोगों को ये, जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो, तो 10th क्लास में तुम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते थे। कैसे निकालते थे कि यार साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 1/2 का मतलब 30 डिग्री। आ रही है बात समझ में। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। ये तो आता है ना तुम लोगों को। तो वैसे देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अभी ज्यादा नहीं समझना, बस थोड़ा सा इतना सा समझना है कि अपने ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, ठीक है ना। वो तो वैसे भी हो जाएंगे, 10th क्लास के अकॉर्डिंग भी अपन सोल्व करेंगे तो भी हो जाएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। पहले क्या करते थे, पहले अपन देखते थे कि यार साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब इनवर्स में क्या करना है, इनवर्स में तुम्हें देखना है कि यार साइन इनवर्स 1/2 निकालना है, तो तुम्हें चेक करना है कि यार साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती थी। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती थी रे, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। जैसे मान लो मैं पूछूं तुम लोगों से साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ,
किसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स 1 की। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो तुम्हें सोचना है कि यार साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती थी, तो साइन थीटा 1 कब होता था, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती थी। याद है ना, थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, 90 डिग्री। इसका मतलब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं टेन इनवर्स रूट 3 बताओ, टेन इनवर्स रूट 3। अब टेन इनवर्स रूट 3 की बताओ वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें क्या सोचना है, टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 कब होती थी, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। पहले अपन पढ़ते थे 10th क्लास में टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3। तब अगर टेन 60 इज इक्वल टू रूट 3 याद है ना तुम लोगों को, ठीक है। अभी क्या देखना है कि टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 कब होती थी, कब होती थी, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। तो टेन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। आ रही है मेरी बात समझ में। यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में यहाँ वैल्यू लिखी हुई होती है, आंसर एक एंगल आता है। देखो आंसर क्या आ रहा है, एक एंगल आ रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। लेकिन अगर मान लो इनवर्स नहीं हो और नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन का मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो, तब क्या होता है, उसका आंसर एक वैल्यू आती है। कैसे, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है, कितनी आती है, 1/2 आती है। वहां पे एंगल थोड़ी आता है, लेकिन इनवर्स में क्या होता है, एंगल आता है। तो अभी तो तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है, अभी तो केवल नॉर्मली भी समझ सकते हो यार। जैसे मैं पूछूं तुम लोगों से टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें क्या देखना है यार, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती थी, टेन थीटा की वैल्यू 1 होती थी जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो, 45 डिग्री। इसका मतलब टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, अब सेक इनवर्स 2, तो तुम्हें क्या देखना है, सेक थीटा की वैल्यू 2 कब होती थी, सेक थीटा की वैल्यू 2 कब होती थी, तो सेक थीटा की वैल्यू 2 होती थी जब थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होता था, 60 डिग्री। याद है ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मैं तुम लोगों से पूछूं कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 2 कब होती थी, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। और फिर उसके बाद में तुम लोग इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये वैसे तो अपने टॉपिक है, चैप्टर है, नेक्स्ट ईयर चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम करके सेकंड चैप्टर है बुक का, ठीक है। तो अभी देखो, अभी तो क्या ध्यान रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो गया। टेन थीटा इज इक्वल, वो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो गया। क्लियर है। और थीटा का मतलब ही क्या है, थीटा का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा वो कितना होता है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए होता है। और अभी के लिए इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अभी तुम लोगों को क्या याद रखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए होती है। क्या होती है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए होती है। अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो, मान लो मैंने जेड की वैल्यू लिखी, जेड इज इक्वल टू लिख दिया ए, एक चलो 1 प्लस 2 आयोटा, क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 आयोटा। और मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो, क्या निकालो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालोगे, देखो तो एक बात बताओ, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 2। आ रही बात समझ में, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है। इसको एक काम करो √3 लिख दो, है ना, समझ जाओगे। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है √3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो क्या होगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। तो बी का मतलब कितना, √3 अपॉन ए का मतलब कितना 1। तो ये बताओ टेन इनवर्स √3 अपॉन 1, तो टेन इनवर्स √3 अपॉन 1 का मतलब टेन इनवर्स √3, और टेन इनवर्स √3 की वैल्यू 60 डिग्री लिख दूं, लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी √3। तो टेन इनवर्स √3 अपॉन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। अब देखो मैं एक और जेड लिख रहा हूं, जेड एक और लिखा, जेड इक्वल टू मैंने लिख दिया -1 माइनस √3 आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा। तो तुम लोग सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाओ एक बार। भाई साहब ये ग्राफ बनाया, -1 माइनस √3 आयोटा मतलब दोनों नेगेटिव है। अरे एक इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड वो कितना है, -1,
इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है -√3, मतलब ए की वैल्यू भी नेगेटिव और बी की वैल्यू भी नेगेटिव। ए तो किसको बोल रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड को बोल रहा हूँ, और इमेजनरी पार्ट को क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। तो ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, तो ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव। समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ये लाइन तो कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या तो ये बनेगा ना, चलो एक बार के लिए समझ लो कि ये एंगल बनेगा, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को एंगल निकाले तो tan इनवर्स बी अपॉन ए, बी का मतलब -√3 अपॉन ए का मतलब -1। देखो माइनस माइनस तो कट गए, और tan इनवर्स √3 और आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ऐसे भी आंसर 60 डिग्री आ रहा है और ऐसे भी आंसर 60 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हो भाई। यहां तो क्या था, 1 + √3 आया टर्म तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव और √3 भी पॉजिटिव। भाई 1 भी पॉजिटिव मतलब रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर 60 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां आंसर आएगा, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में आएगा। लेकिन जब यहां पे माइनस और -√3 आयोटा किया तो ये तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव एक तरह से। अरे रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजनरी पार्ट भी नेगेटिव। मैं पूछूं माइनस और -√3 को कहां दर्शाओगे, तो इसमें आएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में। वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर 60 डिग्री आ सकता है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर 60 डिग्री। अरे भाई ये तो 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से भी ज्यादा कहीं जाके एंगल आएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका आंसर 60 डिग्री नहीं आ सकता, और 60 डिग्री नहीं आ सकता तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ये केवल और केवल तभी काम करता है जब तुम्हारे को दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला ना, ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला, देखो ये निकाला भी अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के, ये ए और बी को। तो ये जो फॉर्मूला है ये केवल तभी काम करता है जब ये जो एंगल दिया हुआ है, ये जेड जो दिया हुआ है, ठीक है, जेड का मतलब समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो किस में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो बोले सर फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, तो वो भी अभी समझाता हूं, ठीक है ना। इसके आगे क्या होगा, कुछ एक फॉर्मूले और मिलेंगे अपने को। तो अभी तुम्हारे को क्या लिखना है, देखो इसको इस तरीके से लिखो। सबसे पहले तो एक काम कर रहा हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को लिख रहा हूं tan इनवर्स बी अपॉन ए है ना, बी अपॉन ए, इसको लिख लो मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। क्या लिख दिया मैंने, मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। और इसी को किसके इक्वल लिख दो, इसको मैंने लिख दिया थीटा के इक्वल, कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। और एक लाइन लिख रहा हूं, इट इज इनकम्प्लीट फॉर्मूला, incomplete formula to find argument। क्या लिखा मैंने, इट इज इनकम्प्लीट फॉर्मूला टू फाइंड आर्ग्यूमेंट। हिंदी में क्या लिखोगे, यह सूत्र क्या लिखोगे, यह इनकम्प्लीट सूत्र है, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए। आर्ग्यूमेंट का मतलब यह कोणांक ज्ञात करने के लिए, यह कोणांक ज्ञात करने के लिए अपूर्ण सूत्र है, यह कोणांक ज्ञात करने के लिए अपूर्ण सूत्र है। तो अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये किस में काम करता है, ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है। तो अब कुछ एक लाइन लिख रहा हूं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अभी के लिए क्या ध्यान रखना है तुम लोगों को, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। जब तक आगे नहीं बताऊं तब तक के लिए तुम्हें यही ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। ये किसके इक्वल है, थीटा। थीटा का मतलब ही क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स मॉड्यूलस बी अपॉन ए। फिर क्या ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, किसके लिए, जेड को, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए। क्यों, ठीक है, ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि बिकॉज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिपेंड on quadrant in which Z lies।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर? जिसमें जेड विद्यमान हो। जेड विद्यमान होने का मतलब क्या हुआ? जेड कौन से क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब एंगल, ठीक है ना। इससे ये जो जेड बताया ना ए प्लस आयोटा बी, इसका जो एंगल है वो तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बना हुआ है, ए कोमा बी, इस क्वाड्रेंट में, इसमें या फिर इसमें, ठीक है। ये केवल और केवल कब काम करता है? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये काम करेगा, उसके अलावा ये कभी काम में नहीं आएगा। मतलब चारों क्वाड्रेंट के लिए तुम्हारे को 4 फॉर्मूले मिलेंगे। हिंदी मीडियम वाले समझ गए ना। यह या क्या लिखोगे? यह कोणांक ज्ञात करने के लिए अपूर्ण सूत्र है, ठीक है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्योंकि ऐसे लिखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड उससे चतुर्थांश पर निर्भर करता है जिसमें जेड विद्यमान है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड उस चतुर्थांश पर निर्भर करता है जिसमें जेड विद्यमान है। कहने का मतलब क्या हुआ? अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। मतलब अपने को 4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए। कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले, ठीक है ना। चारों फॉर्मूले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग और फोर्थ के लिए अलग। ये किसके लिए काम आता है? ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या काम आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। देखो अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ाई है ना उसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, केवल 2 ही तो बातें बताई है यार, ठीक है। एक तो क्या बताई, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ जेड बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ जेड, और मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर होता है। दूसरा क्या बताया मैंने कि ये जो एंगल है, ये जो ओपी लाइन है, ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। और ये इस थीटा को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। तो इस थीटा को जब मैंने निकाला तो tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए आ गया, ठीक है। या फिर वहां में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए आया। तो यहां से मैंने देखा कि यार ये तो फॉर्मूला केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने -1 माइनस रूट 3 आयोटा लिया था तब भी क्या हुआ, ठीक है, समझ जाना, ठीक है ना। सुनाई दे रही होगी आवाज। जब मैंने -1 माइनस रूट 3 आयोटा लिया तब भी आंसर 60 डिग्री आया, और जब मैंने 1 प्लस रूट 3 आयोटा लिया तब भी आंसर कितना आया? 60 डिग्री आया। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो 60 डिग्री आंसर तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले के लिए सही था, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट वाले के लिए सही थोड़ी है। -1 माइनस रूट 3 आयोटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट वाले के लिए फॉर्मूला सही नहीं है। ये फॉर्मूला केवल और केवल किसके लिए सही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा है? ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे? चारों क्वाड्रेंट के लिए 4 अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अलग फॉर्मूला बनाएंगे। और उससे क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए अपने पास में 4 फॉर्मूले होंगे। और चारों फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे पहले देखेंगे कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में है, और जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। मैंने एक एग्जांपल भी बताया आप लोगों को कि जैसे मान लो जेड की वैल्यू क्या है? 1 प्लस रूट 3 आयोटा है। जेड की वैल्यू क्या है? 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू रूट 3। तो यहां से अगर मान लो तुम लोग थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा क्या होता है? tan इनवर्स b अपॉन ए। तो b का मतलब रूट 3 अपॉन ए का मतलब आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। और ऐसे ही मान लो तुम लोगों ने z की वैल्यू ऐसे लिख दी -1 माइनस रूट 3 आयोटा। तो है तो दोनों अलग अलग ना। ये बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो a की वैल्यू भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव। तो a और b दोनों नेगेटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम लोग थीटा निकालोगे तो वही tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ b का मतलब -√3 अपॉन a का मतलब -1, वही कैंसिल होके क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 1 का मतलब √3, और tan इनवर्स √3 का मतलब फिर से 60 डिग्री। ऐसे भी 60 डिग्री आंसर आ रहा है और इस तरीके से भी क्या आ रहा है? 60 डिग्री आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में मिस्टेक है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में मिस्टेक है। तो मिस्टेक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, और इनकम्प्लीट फॉर्मूला है तो क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट कैसे होगा? कि हर एक क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट के लिए काम कर रहा है? केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब अपने को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो अब देखो अपन बनाते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूले। लेकिन उससे पहले कुछ एक बातें
जो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो कुछ थर्ड चैप्टर की एक दो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। एक तो देखो एंगल जो होते हैं ना, एंगल दो टाइप के एंगल होते हैं। एंगल का मतलब समझ गए, कोण, ठीक है ना। दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव एंगल और एक होते हैं नेगेटिव एंगल। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं पॉजिटिव एंगल और एक होते हैं नेगेटिव एंगल। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो या फिर कोई नहीं, छोड़ो एक बार के लिए, ठीक है, ये कोई लाइन है और अगर इस डायरेक्शन में तुम लोगों ने कोई एंगल बनाया, इस डायरेक्शन में तुम लोगों ने कोई एंगल बनाया, तो वो होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना, वो होता है पॉजिटिव एंगल। और अगर मान लो तुम लोगों ने इस डायरेक्शन में कोई एंगल बना दिया, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर की तरफ कोई एंगल बना दिया, तो वो होता है नेगेटिव एंगल। जैसे मान लो तुम्हारे को +60 डिग्री का एंगल बनाना हो, तो कैसे बनाओगे? ये लाइन बनाई, ठीक है, और इस साइड में ये लिया, ये चाप काटा और ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये +60 डिग्री। नेगेटिव 60 डिग्री का बनाना हो तो इस तरीके से लाइन बनाई, इस साइड के अंदर को बनाओगे, ठीक है ना। इस साइड में 60 डिग्री का जो एंगल बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? नेगेटिव 60 डिग्री बनेगा। ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में कैसा एंगल होता है? नेगेटिव एंगल होता है। ध्यान रखना, ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये जो डायरेक्शन होती है ये, ठीक है, ये जो डायरेक्शन होती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हमेशा घड़ी कौन सी साइड में घूमती है? इसकी तरह घूमती है ना, ये जो नेगेटिव एंगल बन रहा है, तो ये तो हो गई कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कैसी हो गई? ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर एंगल इस साइड में बनेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, तो वो होते हैं पॉजिटिव एंगल। ये कौन से एंगल होते हैं? पॉजिटिव एंगल होते हैं। और अगर इस साइड में एंगल बनेगा तो वो नेगेटिव एंगल। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनता है तो वो कैसा एंगल होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो वो नेगेटिव एंगल होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एंगल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक बात और समझो, जैसे मान लो ये 180 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। एक चीज पता होगी तुम लोगों को, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। रेडियन में बदलना आता है तुम लोगों को? नहीं बदलना आता तो सबसे पहले ये टेबल समझो। देखो ये एंगल्स तुम लोगों को उसके बाद में बात करते हैं। अगर नहीं आता तो इधर ध्यान देना। इधर मैं लिख रहा हूं डिग्री और इधर लिख रहा हूं रेडियन। 0 डिग्री का मतलब होता है 0 रेडियन। रेडियन के लिए ऊपर सी लगाते हैं या कुछ भी नहीं लगाते हैं ना, दोनों एक ही। रेडियन के लिए क्या करते हैं? ऊपर सी लिखते हैं या फिर कुछ भी नहीं लिखते। तो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बीच में 45, 60, 90, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान रखना है रेडियन में कैसे। तो कोई भी जैसे डिग्री एंगल तो 30 डिग्री है जैसे, और इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? π/180 से। तो देखो 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये तो पता होगा तुम लोगों को। तो क्या आ गया? π/6 रेडियन आ गया। क्या आ गया? π/6 रेडियन आ गया, ठीक है। इसको बना लो है ना कॉपी में। जैसे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। π/180 से गुणा करेंगे तो 45 4 जो होता है 180, तो क्या आ गया? π/4 रेडियन आ गया। 60 डिग्री को करोगे तो 6 3 जा 80, ठीक है, तो π/3 रेडियन आ गया। 90 को करोगे ना 90 इंटू π/180, तो आंसर आएगा π/2 रेडियन। 180 का मतलब होता है पाई, ठीक है भाई। 180 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? पाई रेडियन ही आंसर आ जाएगा। और 360 डिग्री, देखो 360 डिग्री इंटू π/180, तो ये
18 दूनी 36, तो कितना आ गया 2 पाई रेडियन। ठीक है, क्या आ गया 2 पाई रेडियन। अरे 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, तो 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई रेडियन। इतना सा तो आता होगा। अब देखो, अब क्या ध्यान रखना है, देखो सीधे सीधे 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन, 0 डिग्री का मतलब है 0 रेडियन, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2 रेडियन, 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2 रेडियन, और 180 तो पता है पाई, 360 पता है 2 पाई, ये 0 पता है, 0 का मतलब 0 रेडियन, 180 का मतलब पाई, 360 का मतलब 2 पाई। देखो 180 का आधा क्या 90, तो 90 का मतलब पाई बाई 2, 90 का मतलब पाई बाई 2, 0 का मतलब 0 और 90 का मतलब पाई बाई 2, 0 का मतलब 0 रेडियन, 90 का मतलब पाई बाई 2 रेडियन, 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री का मतलब तो पाई बाई 6 रेडियन, और 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 रेडियन। 30 डिग्री का मतलब तो पाई बटे 6 रेडियन, 30 का मतलब तो पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, और 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 रेडियन, 30 का मतलब पाई बाई 6 रेडियन, और 60 का मतलब पाई बाई 3 रेडियन, और 45 का पाई बाई 4, 45 का पाई बाई 4, 45 में 4 आ रहा है ना, तो पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है ना, पाई बाई 4 रेडियन। 30 डिग्री में 3 तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों चेंज होते हैं, देखो ये और ये। ठीक है ना, 30 का मतलब तो पाई बाई 6 से, और 60 का मतलब पाई बाई 3। ठीक है ना, 180 का मतलब पाई, और 360 का मतलब 2 पाई। तो ये टेबल बना लेना, 0 का मतलब 0, 0 का मतलब 0, 360 का मतलब 2 पाई, 180 का मतलब पाई। ठीक है, ये तो ठीक है, ये 0 भी ठीक है, ये भी समझ में आ गया बोले, ये भी समझ में आ गया। बच्चे ये 4 एंगल तो पता है, 90 का मतलब पाई बाई 2, 90 का मतलब पाई बाई 2, 3 ही तो बचे। 30 का मतलब पाई बट्टे 6, 60 का मतलब पाई बट्टे 3, 45 का मतलब तो पाई बट्टे 4। तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स अब समझना मेरी बात को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। जैसे समझो कि ये मैंने 180 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और सेम यहाँ इस तरीके से 180 डिग्री को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इस तरह। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मान लो मेरे को क्या करना है, सुनना ध्यान से, समझना। मेरे को ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, और मेरे को पता है कि ये एंगल कितना है, थीटा है। आ रही है बात समझ में? मेरे को क्या फाइंड करना है, एल्फा फाइंड करना है, और मेरे को पता है कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझो कि मान लो मेरे को थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है, और मेरे को पता है कि ये एंगल एल्फा है। आ रही मेरे बात समझ? मेरे को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, और मेरे को पता है कि ये एंगल कितना है, एल्फा है। सेम यहाँ समझो कि मान लो मेरे को यहाँ भी क्या करना है, थीटा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, और मेरे को पता है कि ये एंगल कितना है, एल्फा है। आ रही है बात समझ में? दोनों समझ में आ गए। ये एंगल थीटा है, थीटा फाइंड करना है, ये अल्फा पता है। ठीक है, यहाँ भी मेरे को थीटा फाइंड करना है और अल्फा पता है। तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे, समझने की कोशिश करना बस। देखो मेरे को सीधी सी बात है, इस लाइन तक पहुंचना है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन तक पहुंचना है। ठीक है, ये सारी बातें अपन और सीखेंगे जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। ये मेरे को क्या करना है, इस लाइन तक पहुंचना है, इस लाइन तक। अब मैं इस लाइन तक कैसे पहुंचूं, एक तो मैं डायरेक्टली यहाँ से पहुंच गया, ये लो भैया पहुंच गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये तो थीटा है ना, यही तो मेरे को फाइंड करना है। अब मेरे को देखो इस लाइन तक चलने के लिए 2 तरीके हैं। इस लाइन तक चलने का मतलब थीटा एंगल फाइंड करना। ठीक है, तो इस लाइन तक चलने के 2 तरीके हैं। क्या करूंगा, देखो एक तो डायरेक्टली यहां से पहुंच गया, दूसरा देखो कि सबसे पहले यहां से रवाना हुआ और इस तरीके से यहां पहुंचा। सबसे पहले यहां से रवाना हुआ और इस तरीके से यहां पहुंचा। इसका मतलब मैंने कितना एंगल बना लिया, पाई एंगल बना लिया। कौन कितना एंगल बना लिया, पाई एंगल बना लिया। कौन सी डायरेक्शन में बना लिया, प्लस डायरेक्शन में बना लिया। कौन सी डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में। एक तरह से समझो कि यार कोई फ्लाइट है जो सीधी यहाँ से कहाँ आती है, इस जगह आती है, इस जगह आती है। सीधी कोई फ्लाइट है जो यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, लेकिन मेरे को पहुंचना ही यहाँ थोड़ी था, मेरे को तो पहुंचना ही यहाँ पे था ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा, वापस आऊंगा। कहाँ तक वापस आऊंगा, वापस घूम के इधर आऊंगा यहाँ पे। तो ये बताओ मैं कितना वापस आ गया, अरे ये अल्फा एंगल है तो ये अल्फा ही तो एंगल होगा ना, तो वापस में कितना आ गया, अल्फा आ गया। अब ये वापस आने का मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में आया रे, नेगेटिव डायरेक्शन में आया कि नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। इस साइड में बढ़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैं पहले प्लस अल्फा चला और उसके बाद में माइनस अल्फा हो गया, मतलब ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? दोबारा समझना, ध्यान देना। इधर से ले, देखो जैसे जैसे मान लो ये अल्फा है और ये थीटा है।
ठीक है, ये अल्फा है और ये थीटा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा समझो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ से रवाना होकर यहाँ पहुंचूंगा, इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन में प्लस अल्फा चला, प्लस अल्फा, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं पहुँचना, मेरे को तो इस लाइन पे पहुँचना है। तो मैं क्या करूँगा, वापस रिटर्न हो जाऊँगा। कितना रिटर्न हो जाऊँगा, माइनस का वो सॉरी पहले कितना चला था, पाई चला था, प्लस पाई, ठीक है ना, प्लस डायरेक्शन में पाई, और फिर वापस रिटर्न हो गया तो मतलब माइनस अल्फा, और यही किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल, मतलब इस लाइन पे पहुँचना है। ऐसे ही समझो, यहाँ भी मेरे को इस लाइन पे पहुँचना था, यहाँ भी इस लाइन पे पहुँचना था, इसी लाइन पे। तो अब इस लाइन पे पहुँचूंगा तो कैसे पहुँचूंगा, देखो समझो। एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले इस तरीके से आओ, ध्यान देना, इस तरीके से आओ, ये पाई पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए, देखो इस लाइन पे पहुंचना है, इस लाइन पे। तो एक तो कहाँ पहुंच गया, मैं पाई पे पहुंच गया, और पाई पे पहुंचने के बाद में और चल दो, कितना चल दो, अल्फा चल दो, किसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो अल्फा चलो, और पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलो, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई चलो, और पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलो, अल्फा चलो। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चलो पहले, तो यहाँ तक पहुँचने का मतलब तो पाई, और फिर उसके बाद अल्फा और चलो। या फिर दूसरा तरीका सुनना, ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से रवाना हूँ, यहाँ से, और यहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है, ध्यान रखना मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को अल्फा का पता है, मेरे को थीटा का नहीं पता कि मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ रुक जाऊँ, यहाँ नहीं रुकना। ठीक है ना, थीटा ही तो लाना है मेरे को। तो सबसे पहले यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब मैं कितना चला रहे, मैं पाई चला, पाई एंगल, लेकिन कौन सा एंगल चला, पाई पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव पाई एंगल चला। कौन सा एंगल चला, नेगेटिव पाई एंगल। लेकिन मेरे को पहुँचना तो इस लाइन पे है ना, तो अब मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं यहाँ बैठ गया आके, मैं यहाँ से रवाना हुआ और यहाँ बैठ गया, लेकिन मेरे को पहुँचना यहाँ तक था, तो मैं वापस आऊंगा, यहाँ से वापस आऊंगा। अब मैं कौन सी डायरेक्शन में वापस आया, नेगेटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव डायरेक्शन। पहले मैं क्या चला, नेगेटिव डायरेक्शन में चला, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर मैं इस साइड में आया, इस साइड में। अब बताओ, इस साइड में चल रहा हूँ, तो इस साइड में तो क्या होता है, घड़ी के विपरीत हो गई है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस साइड में कौन सा एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल। पता है ना तुम लोगों को, इस साइड में ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है, और इस साइड में चलेंगे तो नेगेटिव एंगल। तो पहले तो इस साइड में चला तो वो तो नेगेटिव पाई, नेगेटिव पाई, और फिर वापस इस साइड में चला, तो इस साइड में कैसे चला, प्लस चला, और कितना एंगल चला, अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस लाइन पे पहुंच गए। इस लाइन का मतलब किसके ऊपर पहुंच गए, थीटा एंगल के ऊपर। आ रही बात समझ में, तो कितना चल लिया मैं, नेगेटिव पाई प्लस से अल्फा चल लिया। ठीक है ना, नेगेटिव पाई प्लस से अल्फा। अभी जब ये काम में आएंगे तब और बताऊंगा। ठीक है ना, जितना समझ में आ गया ना, 5-10-15% जितना समझ में आ गया उतना ठीक है, ठीक है, उतना ठीक है। और अभी जब मैं थोड़ी देर में जब समझाऊंगा क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए, तब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। इस लाइन पे पहुंचना है, इस लाइन पे पहुंचने का मतलब पहले तो इस साइड में पाई चल दो और फिर वापस आ जाओ अल्फा, तो प्लस पाई माइनस अल्फा। यहाँ चलने के लिए पहले तो यहाँ से यहाँ चल दो नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव अल्फा चल दो। क्लियर है ये बातें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थोड़ा बहुत बेसिक था वो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। एक बात और बता रहा हूँ तुम लोगों को, एक बात और, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो हमेशा माइनस पाई से ज्यादा होता है और पाई या पाई से कम होता है। बोले सर ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड, इसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य कोणांक, मुख्य जेड का कोणांक। ठीक है ना, मुख्य जेड का कोणांक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड का। ठीक है, स्पेलिंग PRINC है, PAL आएगा ना, PL ही नहीं, PAL। ठीक है, हाँ। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब क्या होता है वो समझना। देखो, इसका मतलब होता है कि ये जो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो तुम लोग निकालोगे ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालोगे, वो हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट जेड हमेशा कहां से कहां आना चाहिए, माइनस पाई और पाई के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन नहीं लगाई और यहाँ पे ये लाइन लगाई है। इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे पाई भी आ सकता है लेकिन माइनस पाई नहीं आ सकता। जैसे मान लो मैंने कभी ऐसे लिख दिया 5 इज लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब क्या होगा, 5 की वैल्यू जो है ना, वो ये जो x है ना, x वो 5 से क्या है, ज्यादा है या उसके इक्वल है। ये इक्वल को भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन है वो किसको बता रहा है, इक्वल को भी बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट जेड क्या हो सकता है, पाई से कम या पाई के बराबर होगा और माइनस पाई से हमेशा ज्यादा होगा। कहने का मतलब माइनस पाई कहाँ पे होता है, ये इस साइड में चलोगे तो ये माइनस पाई। ठीक है, ये माइनस पाई, और माइनस पाई से ज्यादा का मतलब होता है प्लस डायरेक्शन,
माइनस पाई, अरे किसी भी चीज में ज्यादा करने का मतलब जोड़ना। अब ये बताओ माइनस पाई में कुछ भी जोड़ोगे, ये जो माइनस पाई है इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो इस साइड में आओगे, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, माइनस पाई से तो ज्यादा होता है और पाई से कम होता है, तो पाई का मतलब ये पाई, ऐसे चलोगे तो ये पाई, और पाई से कम करने का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में चल दो। अरे पाई में से कुछ भी घटाओगे तो किस साइड में आओगे, इस साइड में आ जाओगे, तो इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ कम होता है, ठीक है। कोई नहीं, अभी थोड़ी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन ध्यान रखना माइनस पाई से तो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, पाई और पाई से कम होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो भी मतलब कोण निकलेगा वो क्या होगा, हमेशा माइनस पाई से ज्यादा होगा। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जो भी कोण अपन निकालेंगे वो माइनस पाई से ज्यादा होगा और पाई या पाई से कम होगा। अभी बेटा घबराओ मत, 4 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा, जितना भी ये सब कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं ना, कुछ भी याद नहीं रखोगे ना तो भी क्या होगा, अपने आंसर आएंगे। आंसर आने का मतलब एकदम करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है ना। ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब बातें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी की जो अपनी बुक्स है ना उससे भी थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की जो अपनी बुक्स है उससे भी थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि एक तरह से जो तुम लोग ये नोट्स बनाओगे, तो बता रहा हूँ ना तुम लोगों को, सीए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे फिर बाद में तुम लोग जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, ये नोट्स 100% एकदम तरीके से काम में आएंगे, ठीक है ना। ये नोट्स तुम लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगी नोट्स के पन्ने पलटने की, ठीक है ना। चाहे तुम लोग एलन में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर वहां पे सर नोट्स भी लिखवा रहे हैं ना, तो भी तुम लोगों को एक बार ये कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाके बता रहा हूँ, थोड़ी ट्रिक्स भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बातें ये जो बोल रहा हूँ ना, ये जो इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, इतनी लेंदी जो वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आने का मतलब क्या हुआ कि इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी करना क्या है यार, अपने को तो 4 फॉर्मूले याद करने, वो चारों फॉर्मूले याद हुए और अपने 11th की ये जो 5.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट, ठीक है ना। वो 4 फॉर्मूले, ये सब बातें जो इतनी देर से पिछले 15-20 मिनट से बता रहा हूँ ना, उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी अभी थोड़ी देर में अब 4 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे तुम लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जो एंगल वास्तव में जो अपन इसके जेड लेंगे ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो लेंगे, वो माइनस पाई और पाई के बीच में आना चाहिए। मतलब माइनस पाई का मतलब 180 डिग्री माइनस का, और पाई का मतलब प्लस 180 डिग्री। प्लस 180 डिग्री हो सकता है लेकिन माइनस 180 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया। आ रही है बात समझ में? तो ये सब बातें तुम लोगों ने लिख ली होंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने सीखा मॉड्यूलस ऑफ जेड के बारे में। मॉड्यूलस ऑफ जेड मैंने बताया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद में मैंने बताया कि वो जो ओपी लाइन होती है, तुम लोग समझ गए होंगे ओपी लाइन का मतलब, वो जो ओपी लाइन होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ARG ऑफ जेड। और ARG ऑफ जेड होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए। लेकिन अपने को पता लगा कि यार ये फॉर्मूला तो इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसा है? इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल तभी काम आ रहा है जब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो अब इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करें, जब जेड की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो अब कैसे फाइंड करें, और जब जेड की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, मतलब जेड जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता हो, तब अपन आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपन आर्गुमेंट ऑफ जेड अलग अलग क्वाड्रेंट में फाइंड कर सकते हैं। मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए 4 फॉर्मूले आएंगे, तो वो चारों फॉर्मूले क्या हैं, और उसके बाद में अपन समझेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।